हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल विद्या हर घर। आई एम प्रियांशु परमार। हम अपना जनरल एक्सेप्शंस के लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। आज हम पढ़ेंगे प्राइवेट डिफेंस। सेक्शन 34 से 44 तक प्राइवेट डिफेंस के प्रोविजंस दिए गए हैं। प्राइवेट डिफेंस होता क्या है, इसका हम यूज कब कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं, इसको आप इस लेक्चर से जानेंगे। इट्स अ लीगल राइट एंड नॉट अ लाइसेंस टू हार्म एनीवन एल्स। अगर हम बात प्राइवेट डिफेंस की करें और इसको ना देखें तो बात अधूरी रह जाएगी। ये है मुकेश अंबानी का घर, इसके बाहर बहुत सारे सिक्योरिटी पर्सनल्स खड़े हुए हैं। इन सबका क्या काम है? इस प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करना, इसमें रहने वाले लोगों को प्रोटेक्ट करना। अब ये जब भी बाहर जाते हैं तो इनके साथ बहुत सारे सिक्योरिटी पर्सनल्स चलते हैं। ऐसे ही आपने अडानी के साथ देखा होगा, ये सारे सिक्योरिटी पर्सनल्स चलते हैं। क्या स्टेट इनको सिक्योरिटी नहीं दे रहा? बिल्कुल दे रहा है। इधर स्टेट के भी सिक्योरिटी पर्सनल्स हैं। तो इनको क्या जरूरत है? इनको अपने प्राइवेट चीज़ों पर ज़्यादा भरोसा है। ये अफोर्ड कर सकते हैं तो ये प्राइवेट डिफेंस दे रहे हैं। बेसिक डिफेंस तो सरकार सभी को दे रही है। पुलिस है, आपकी आर्मी है, ये सभी सबको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। लेकिन ये जो सिक्योरिटी पर्सनल्स इन्होंने रखे हुए हैं, ये सब इन्हीं के प्राइवेट हैं। इनके प्राइवेट डिफेंस के लिए हैं। तो क्या इनके पास ये कानूनी अधिकार है? बिल्कुल है। बीएनएस में आपको प्राइवेट डिफेंस का प्रोविजन मिलता है और ये सभी के पास अधिकार देता है कि हर इंसान अपने प्राइवेट में कुछ भी डिफेंस रख सकता है। तो ये सिक्योरिटी पर्सनल सारे प्राइवेट हैं। देखिए, जो बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो बिजनेसमैन हैं, वो अपने पैसे, अपनी सिक्योरिटी, अपना खाना, अपना घर, अपना पानी, हर चीज़ अपने पे ही विश्वास रखते हैं। वो हर चीज़ प्राइवेट करते हैं क्योंकि वो अफोर्ड कर सकते हैं। बाकी उनको किसी एमेनिटीज़ के लिए किसी के सामने गिड़गिड़ाना ना पड़े, इसीलिए वो हर चीज़ अपनी प्राइवेट रखते हैं। राइट टू प्राइवेट डिफेंस जो हमारे को सेक्शन 34 से 44 तक मिलता है, उसका अंडरलाइंग प्रिंसिपल क्या है? विम वी रिपेलरे लिसेत, इट इज लॉफुल टू रिपेल फोर्स बाय फोर्स। अगर आपको कोई फोर्स यूज करके हिट कर रहा है तो आपके पास भी राइट है कि आप भी ऑपोजिट फोर्स यूज करके उसको रिपेल करें, आप उसको रोकें। द लॉ डज नॉट एक्सपेक्ट अ पर्सन टू रिमेन हेल्पलेस स्पेक्टेटर when faced with unlawful attack. Every individual has a natural right and a legal right to protect his body of another, and property against unlawful aggression. कानून आपको इस बात का अधिकार देता है कि आप अपनी बॉडी की रक्षा करें, अपनी प्रॉपर्टी की रक्षा करें, या फिर आपका कोई अपना है उसकी बॉडी की रक्षा करें। अगर कोई अनलॉफुल एग्रेशन होता है तो रोड पे चलते हुए अगर कोई किसी को मारता हुआ दिख जाता है, आप उसको जाकर प्रोटेक्ट कर सकते हैं। प्राइवेट डिफेंस के सबसे इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, इट इज प्रिवेंटिव एंड नॉट प्यूनिटिव। द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इज प्रिवेंटिव। आप किसी बुरे को होने से रोकने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ना कि किसी को पनिश करने के लिए, किसी पर अत्याचार करने के लिए। अगर आप रोड पर चल रहे हैं और आपने देखा कोई किसी को थप्पड़ मार रहा है, तो आप उसको जाके गोली नहीं मार देंगे कि मैं प्राइवेट डिफेंस कर रहा था। आपको उस क्राइम को होने से रोकना है, उतनी ही फोर्स यूज करनी है ताकि वो क्राइम रुक सके, ना कि डिस्प्रोपोर्शनेट या उसको पनिश करने के लिए। नेचुरल एंड लीगल राइट, एवरी इंडिविजुअल हैज अ राइट टू डिफेंड हिमसेल्फ, अदर्स एंड प्रॉपर्टी अगेंस्ट लॉ अनलॉफुल एग्रेशन। इसका फाउंडेशन कहाँ पर है? आपको इसका फाउंडेशन मिलेगा सेक्शन 34 में। Every act done in lawful exercise of the right of private defense is not an offense. इसको ऑफेंस की श्रेणी से बाहर रखा गया है। Section 34 is an enabling provision. All subsequent sections explain how, when, and what exact is the right and what extent this right may be exercised. तो आगे के प्रोविजंस यही सब बताते हैं, कब, कहाँ, कैसे, कितना। जो एनेबलिंग प्रोविजन है वो सेक्शन 34 है आपका। तो सेक्शन 34 लॉ परमिट्स सेल्फ डिफेंस, तो वो कहाँ पर दे रखा है? सेक्शन 34 में। ये केस है विश्वनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। इसमें क्या होता है, एक व्यक्ति होता है जो अपनी वाइफ को खींच कर लेकर जा रहा होता है उसके फादर के घर से। ये सब उसके फादर और भाई देख रहे होते हैं। भाई को गुस्सा आता है और वो जीजा को स्टैब कर देता है। जब केस कोर्ट में जाता है तो वो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस कहकर जनरल एक्सेप्शन में अपने केस को लेकर आना चाहता है। तो कोर्ट ने क्या कहा, इसमें हम डिस्कस करेंगे। प्रिंसिपल है नो ड्यूटी टू रिट्रीट। कोर्ट ने कहा कि अगर किसी इंसान को कोई लॉफुल अटैक दिखता है, ही इज नॉट लीगली बाउंड टू रन अवे बिफोर एक्सरसाइजिंग द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। तो हम ये अपेक्षा नहीं कर सकते उससे कि वो छोड़कर भाग जाएगा। हम अपेक्षा करते हैं कि वो अपने प्राइवेट डिफेंस में अपनी एबिलिटी के हिसाब से जरूर एक्ट करेगा। दिस प्रिंसिपल एस्टैब्लिश देयर इज नो ड्यूटी टू रिट्रीट। उसकी ड्यूटी नहीं है कि वो भाग जाए अंडर द इंडियन क्रिमिनल लॉ। कुछ कंट्रीज में ऐसा होता है, बट इंडियन लॉ डज नॉट रिक्वायर अ पर्सन टू फ्ली बिफोर डिफेंडिंग हिमसेल्फ। हम इंडियंस का खुद बहुत जल्दी खोलता है, तो हम पीछे तो हट नहीं सकते। जो भी हो रहा है उसका जवाब वहीं का वहीं देना बहुत जरूरी है, ये हमारा कानून कहता है। ये सभी आपको सेक्शन 34 से 40 तक मिल जाएगा। ये केस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? जब भी हम
स्कोप डिस्कस करने की बात करते हैं प्राइवेट डिफेंस का, तो ये केस जरूर साइट किया जाता है, इसलिए ये केस इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब हम एक और केस देखते हैं, शिरली वली मोहम्मद वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। द अक्यूज्ड एक्सरसाइज राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस बट ही कंटिन्यूड अटैकिंग इवन आफ्टर द डेंजर हैज सीज्ड। आप पर किसी ने अटैक किया और वो भागने लगा, फिर भी आप उसको पीछे भागकर मारते हैं, जान से मारते हैं, तब क्या आपको प्राइवेट डिफेंस का एक्सेप्शन मिलेगा? बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। क्यों? सुप्रीम कोर्ट ने कहा that right of private defense exists only so long as the apprehension of danger continues। जब तक कि आपकी जान को खतरा था तभी तक आपके पास प्राइवेट डिफेंस का राइट था। जब किसी ने आपको मारना छोड़ दिया, आप पर अटैक करना छोड़ दिया, फिर आपके पास प्राइवेट डिफेंस का राइट नहीं रह जाता, उसके बाद वो रिटेलिएशन बन जाता है। वंस द डेंजर एंड फर्दर अटैक बिकेम्स रिटेलिएशन। इसमें क्या प्रिंसिपल एस्टेब्लिश हुआ? द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इज डिफेंसिव, इट इज नॉट प्यूनिटिव। जैसा हमने पहले डिस्कस किया था, राइट टू प्राइवेट डिफेंस अपने प्रोटेक्शन के लिए यूज कर सकते हैं, ना कि किसी को पनिश करने के लिए, ना कि किसी पर अत्याचार करने के लिए। आप किसी पर किए गए अत्याचार को जस्टिफाई नहीं कर सकते राइट टू प्राइवेट डिफेंस के अंडर। अब आपको पता तो चल गया कि आपके पास प्राइवेट डिफेंस है, पर कब कब डिफेंड कर सकते हैं, क्या क्या डिफेंड कर सकते हैं? तो सेक्शन 35 में बताते हैं व्हाट कैन बी डिफेंडेड। आप बॉडी को डिफेंड कर सकते हैं। बॉडी वो चाहे आपकी अपनी खुद की बॉडी हो या फिर किसी और की बॉडी हो जिससे कि उस पर ऑफेंस होने वाला हो। दूसरी चीज, आप प्रॉपर्टी प्रोटेक्ट कर सकते हैं। प्रॉपर्टी चाहे मूवेबल हो चाहे इमूवेबल हो, अपनी हो या एनी अदर पर्सन की हो। किस किस चीज से बचा सकते हैं? थेफ्ट से, रॉबरी से, मिसचीफ से, क्रिमिनल ट्रेसपास एंड अटेम्प्ट्स देयरऑफ। अब एक इलस्ट्रेशन देखते हैं हम। ए देखता है बी बीइंग असॉल्टेड बाय रॉबर्स। ए में यूज रीजनेबल फोर्स टू रेस्क्यू बी। अगर आपको दिख रहा है कि सड़क पर चोरी हो रही है, कोई डकैती हो रही है, तो आप रीजनेबल फोर्स यूज करके उनको बचा सकते हैं। अगर आपने देखा कि उनके पास हथियार भी हैं, तो आप शायद अपनी बंदूक भी चला सकते हैं उसको बचाने के लिए। तो आपको सेक्शन 35 के साथ याद रखना है, इट प्रोटेक्ट्स बॉडी, प्रोटेक्ट्स प्रॉपर्टी। प्राइवेट डिफेंस एग्जिस्ट टू प्रोटेक्टिंग अदर्स, नॉट मियरली वन सेल्फ। ये खाली आपको खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं है, ये आपको और आपकी प्रॉपर्टी दोनों को प्रोटेक्ट करने के लिए है, और किसी और की प्रॉपर्टी को भी आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं अंडर सेक्शन 35। सेक्शन 36 में क्या दे रखा है? right against persons incapable of committing an offense। The right of private defense exists even when the aggressor is legally incapable of committing an offense। For example, a child, a person of unsound mind, an intoxicated person और a person acting under mistake of fact। right of private defense कब कब एप्लीकेबल होगा? क्या ये उसके अगेंस्ट भी एप्लीकेबल होगा जो इंसान आपको हार्म कॉज ही नहीं कर सकता? बिल्कुल होगा भाई। अगर आपको चाइल्ड गोली चला के मार रहा है तो आप अपना प्राइवेट डिफेंस तो तब भी यूज कर सकते हैं। एक पागल इंसान है, वो आपको जान से मारने के लिए कुछ कर रहा है, तब भी आप प्राइवेट डिफेंस यूज कर सकते हैं। एक इंटॉक्सिकेटेड पर्सन है, तब भी आप यूज कर सकते हैं। एसेंशियल नेचर ऑफ अटैक मैटर्स, क्रिमिनल लाइबिलिटी ऑफ अटैकर इज इररिलेवेंट। वो अटैकर क्रिमिनली लाइबल था या नहीं था, ये बात रिलेवेंट नहीं होती। बस एक ही चीज होनी चाहिए उसके लिए एसेंशियल, क्या? कि अनलॉफुल एग्रेशन होना चाहिए। इसको हम एक इलस्ट्रेशन से समझते हैं। एक ल्यूनेटिक, एक पागल है जो आपके ऊपर चाकू से अटैक कर देता है, तो क्या आप प्राइवेट डिफेंस यूज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। ये एक चाइल्ड है जो लोडेड गन लेकर आपके सामने जाता है और आपको मारने लगता है, तब क्या आप प्राइवेट डिफेंस यूज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। सेक्शन 37, इसमें दिया है रेस्ट्रिक्शंस ऑन द राइट्स। द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इज नॉन अनलिमिटेड, ओनली नेसेसरी फोर्स में बी यूज्ड, एक्सेसिव फोर्स इज प्रोहिबिटेड। द राइट इज प्रिवेंटिव एंड नॉट प्यूनिटिव। ये बात बार बार लिखी जाती है कि वो एक प्रिवेंटिव राइट है, न कि किसी को पनिशमेंट देने के लिए यूज कर सकते हैं आप उसको। इट्स ऑब्जेक्ट इज प्रोटेक्शन एंड नॉट रिवेंज। तो क्या एसेंशियल्स हैं? नो राइट अगेंस्ट पब्लिक सर्वेंट्स, नो राइट एग्जिस्ट अगेंस्ट एक्ट ऑफ पब्लिक सर्वेंट एक्टिंग इन गुड फेथ, एक्ट्स डन अंडर डायरेक्शन ऑफ पब्लिक सर्वेंट्स और केसेस वेयर पब्लिक अथॉरिटीज कैन बी अप्रोच्ड इन टाइम। कोई पब्लिक सर्वेंट एक्ट कर रहा है, इसके अगेंस्ट आपके पास राइट टू प्राइवेट डिफेंस नहीं है। नेसेसिटी एंड प्रोपोर्शनैलिटी, ओनली नेसेसरी फोर्स में बी यूज्ड, एक्सेसिव फोर्स इज प्रोहिबिटेड। फोर्स मस्ट ऑलवेज बी प्रोपोर्शनेट टू द थ्रेट फेस्ड। नो रिवेंज, जितनी फोर्स सामने वाला अटैकर आप पर यूज कर रहा है उसके प्रोपोर्शनेट ही फोर्स आप यूज कर सकते हैं। वो आपको डंडी से मार रहा है तो आप उसको गोली नहीं मार सकते, वो आपको पत्थर मार रहा है तो आप गोली का यूज नहीं कर सकते। यही आपके रिस्ट्रिक्शंस हैं राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस के। किसमें दिए हैं? सेक्शन 37 में। तो 37 गिव्स डिफेंस एंड नॉट एक्सेस। नेसेसिटी एंड प्रोपोर्शनैलिटी इसके कीवर्ड्स हैं जो आपको याद रखने हैं। अब हम इसे केस से देखते हैं, बूटा सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1991। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर आप प्रोपोर्शनेट फोर्स है उसको एक्सेस कर देते हैं, उसको आप एक्सीड कर देते हैं, तो आपका राइट टू प्राइवेट डिफेंस एग्जॉस्ट हो जाता है। The Supreme Court held that if a person exceeds the permissible limit of private defense,
he loses the protection of exception and becomes criminally liable for excess। भाई अगर कोई आपके ऊपर लकड़ी से अटैक कर रहा था और जब उसने अटैक करना बंद कर दिया फिर भी आप जाकर उसको मारने के लगते हैं, आप उसको जान से मार देते हैं, तब आपको जनरल एक्सेप्शन के अंडर डिफेंस नहीं मिलेगा। सो प्राइवेट डिफेंस इज अवेलेबल ओनली विद इन स्टैट्यूटरी लिमिट्स। When an accused goes beyond what is reasonably necessary for protection, the exception no longer applies and criminal liability attaches for excess force used। अगर आपसे कोई पूछता है कि एक्सीडिंग का जहां पर भी केस हो तो आप बूटा सिंह का केस लिख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है। एक और केस देखते हैं हम, आनंदी वर्सेस एम्परर 1923। इसमें द अक्यूज्ड यूज्ड अ फोर्स बियॉन्ड व्हाट वाज नेसेसरी टू रिपेल द अटैक। जब आपके ऊपर कोई अटैक होता है तो उसको रोकने के लिए जितनी फोर्स चाहिए उससे ज्यादा अगर आप यूज करते हैं तो आपको जनरल एक्सेप्शन के अंडर डिफेंस नहीं मिलने वाला। द कोर्ट हेल्ड दैट राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सटेंड्स ओनली टू द फोर्स रीजनेबली नेसेसरी फॉर प्रोटेक्शन। रीजनेबल प्रोपोर्शन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक्सेसिव फोर्स इज नॉट प्रोटेक्टेड अंडर द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। द फोर्स यूज्ड मस्ट बी प्रोपोर्शनेट टू द थ्रेट फेस्ड। ये आपको मिल जाएगा इस केस में। सेक्शन 38 और 39 में दे रखा है एक्सटेंट ऑफ फोर्स अगेंस्ट द बॉडी। सेक्शन 38 में दे रखा है कि कब आप डेथ कॉज कर सकते हैं प्राइवेट डिफेंस में। डेथ में बी कॉज्ड ओनली व्हेन असॉल्टर क्रिएट्स अ रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ वेरी सीरियस ऑफेंसेस। डेथ इज जस्टिफाइड ओनली इन इनोमिनेटेड सिचुएशंस। जैसे कि एप्रीहेंशन ऑफ डेथ, अगर आपको अपनी जान का खतरा है तो आप सामने वाले की प्राइवेट डिफेंस में डेथ भी कर सकते हैं। भाई सामने वाला बंदूक लेके आया है और वो आपके ऊपर गोली चलाने वाला है और चला दी है उसने गोलियां, तो आप अपने प्राइवेट डिफेंस में उसे मार भी सकते हैं, क्योंकि जब तक उसके पास गोली रही हो आपको मारता ही रहेगा, वो आपको जान से मारने के लिए आया था। तब आप डेथ कॉज कर सकते हैं। एप्रीहेंशन ऑफ ग्रीवियस हर्ट, बहुत ज्यादा सीरियस इंजरी भी कर सकता है, तब भी आप उसको डेथ कॉज कर सकते हैं। असॉल्ट विद इंटेंशन टू कमिट रेप, अगर वो आपके ऊपर असॉल्ट करता है टू कमिट रेप तब भी आप यूज कर सकते हैं। असॉल्ट टू ग्रेटिफाई अननेचुरल लस्ट, अगर वो अननेचुरल लस्ट को पूरा करने के लिए कर रहा है तब भी आप उसकी डेथ कॉज कर सकते हैं। किडनैपिंग और अबडक्शन, अगर वो आपको किडनैप कर रखा है, आपको किडनैप करके लेकर जा रहे हैं, एबडक्ट करके ले जा रहे हैं, तब भी आप उसको मार सकते हैं। रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट प्रिवेंटिंग एक्सेस टू अथॉरिटीज, अगर वो आपको किसी से मिलने नहीं दे रहा है, अगर आपको किसी के पास जाने नहीं दे रहा है, आपको किसी से कॉन्टेक्ट नहीं करने दे रहा है और आपको एक जगह पर बंद करके रखा हुआ है, तब भी आप ये डिफेंस यूज कर सकते हैं। एसिड अटैक की अटेम्प्ट करता है तब भी आप ये यूज कर सकते हैं। सेक्शन 39 में क्या दे रखा है, व्हेन डेथ कैन नॉट बी कॉज्ड, कब आप डेथ कॉज नहीं कर सकते। इफ द असॉल्ट इज लेस सीरियस देन सेक्शन 38 डेथ कैन नॉट बी कॉज्ड। ओनली रीजनेबल नॉन फेटल फोर्स में भी यूज, मतलब कि आप उसको थप्पड़ मार के, लंगड़ा करके, कैसे भी करके अपने आप को बचा सकते हैं, तो पहले उसको यूज करिए। ये आपको दे रखा है सेक्शन 39 में। तो 38 के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, डेडली थ्रेट होना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी आप डेडली डिफेंस कर सकते हैं। माइनर अटैक में आप डेडली डिफेंस नहीं कर सकते। नेक्स्ट हम आते हैं सेक्शन 40 पर, कमेंसमेंट एंड कंटिन्यूएंस ऑफ डिफेंस ऑफ बॉडी। कमेंसमेंट कब शुरू होता है और कब तक कंटिन्यू होता है आपके पास अपने आप को डिफेंड करने का राइट। प्राइवेट डिफेंस बिगिंस एज सून एज रीजनेबल एप्रीहेंशन बिगिंस, जैसे ही आपको रीजनेबल एप्रीहेंशन होती है, अंदेशा होता है कि आप पर अटैक हो रहा है, एंड कंटिन्यूज अंटिल द डेंजर एंड्स, और जब तक कि आपको शांति नहीं हो जाती, तसल्ली नहीं हो जाती कि अब कोई डेंजर नहीं है, अब आप सेफ हैं, तब तक आप उसको यूज कर सकते हैं। देयर इज नो नीड टू वेट अंटिल इंजरी एक्चुअली हैपन्स, आपको इंतजार नहीं करना है कि आपको इंजरी हुई है, क्योंकि अगर आपने इंतजार किया सामने वाला मारने आया तो वो मार ही देगा आपको, फिर आप प्राइवेट डिफेंस कब यूज करेंगे, मरने के बाद। तो आपको जब एप्रीहेंशन हो, आपको लग रहा है कि वो आपको मार ही देगा, वो आप पर अटैक कर ही देगा, आपको जान से मारने के लिए ही आया है, तब आप इसको यूज कर सकते हैं। और कब खत्म हो जाता है, अगर उसने आपको नहीं मारा, आपकी एप्रीहेंशन भी गलत थी और वो बस आपको डरा धमका के चला गया है, तो कब खत्म हो जाती है, जब आपका डेंजर खत्म हो जाता है, तब आपके पास राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस खत्म हो जाता है। अगर कोई इंसान ऐसे ही चला गया था फिर आप उसका पीछा करके उसको नहीं मार सकते कि वो मुझे मारने के लिए आया था, क्योंकि आपके पास डिफेंस का राइट खत्म हो चुका है। सो एयर रेजेस अ लोडेड गन एट बी नीड नॉट वेट टू बी शॉट, वो इंतजार नहीं करेगा कि गोली चले, डिफेंस बिगिंस इमीडिएटली अपॉन दी थ्रेट। सो सेक्शन 30 के लिए इंपॉर्टेंट है कि थ्रेट बिगन होना चाहिए, तभी डिफेंस बिगन हो जाता है। अब हम एक केस देखते हैं, जयप्रकाश वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा 2014। इसमें कोई प्रॉपर्टी की लड़ाई थी जिसमें दो पार्टीज थी, ये आपकी लकड़ी लेकर आई थी, तो इन्होंने कहा कि हमें डेथ की थ्रेट थी तो हमने इनको जान से मार दिया। तो कोर्ट ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट फॉर द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस टू बी अवेलेबल देयर मस्ट बी अ रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ इमिनेंट डेंजर। बिल्कुल तभी के तभी डेंजर होना चाहिए, अगर तभी के तभी डेंजर नहीं है तो आप पुलिस को इन्फॉर्म कर सकते हैं, लॉफुल अथॉरिटी को इन्फॉर्म कर सकते हैं, ताकि वो उस एक्शन को रोकें। The court found that the accused's actions were not commensurate with the threat faced. उसने जो एक्शंस लिए हैं, उसको सामने वाले को मार दिया, वो उसकी थ्रेट से बराबर नहीं थे,
indicating that the force used was excessive. It reiterated that the right is defensive and preventive and not punitive. तो इसको आप डिफेंस नहीं मान सकते। इसके लिए क्या क्या एसेंशियल्स होने चाहिए? इमिनेंस ऑफ थ्रेट एंड स्ट्रिक्ट प्रोपोर्शनलिटी टू द फोर्स यूज्ड। प्राइवेट डिफेंस का ये एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है, दर्शन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 2010। The accused pleaded that he caused injuries while exercising right of private defense during a violent confrontation. जब हमारी लड़ाई हो रही थी तब मैंने प्राइवेट डिफेंस को यूज किया। तो सुप्रीम कोर्ट ने प्रिंसिपल्स बताए प्राइवेट डिफेंस के लिए। द राइट इज डिफेंसिव राइट एंड नॉट प्यूनिटिव वन। इट अराइजेस फ्रॉम अ रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ डेंजर। आपको खतरा होना चाहिए। The person is not expected to weigh in golden scales the exact amount of force necessary. अब जब अटैक हो रहा होगा तो आप बिल्कुल गोल्डन स्केल लेकर तो नहीं बैठ जाएंगे कि इतना ही प्रोपोर्शनेट है, इतना ही प्रोपोर्शनेट नहीं है। आपको बिल्कुल परफेक्ट, आपके पास मीटर तो है नहीं कि आप प्रोपोर्शनेट से ज्यादा हो गया। द फोर्स मस्ट नॉट बी ग्रॉसली डिस्प्रोपोर्शनेट। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप लकड़ी के आगे बंदूक लेकर चले गए, इतना डिस्प्रोपोर्शनेट नहीं होना चाहिए। तो प्रिंसिपल एस्टैब्लिश हुआ कि रीजनेबल एप्रीहेंशन इज सफिशिएंट। इसके लिए कोई मैथमेटिकल प्रिसीजन नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई स्टैंडर्ड नहीं है कि कितनी फोर्स कितने के रीजनेबल है। एक्सेसिव फोर्स नहीं होनी चाहिए। ये केस है क्वीन एम्प्रेस वर्सेस नसायर शाह। एक्यूज्ड ने अटैक होने से पहले ही एक्ट कर लिया था। द एक्यूज्ड एक्टेड बिफोर रिसीविंग एक्चुअल इंजरी बिकॉज ही रीजनेबली बिलीव्ड एन अटैक वाज इमिनेंट। तो कोर्ट ने हेल्ड किया कि पर्सन वेट तो नहीं करेगा अटैक होने का, मर जाने का, उसको एप्रीहेंशन होना ही काफी है। द रीजनेबल एप्रीहेंशन एंड नॉट एक्चुअल इंजरी इज सफिशिएंट टू ट्रिगर द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। इससे आपकी अथॉरिटीज को पता चलता है कि कब राइट टू प्राइवेट डिफेंस यूज किया जा सकता है। एक और केस देखते हैं हम, लक्ष्मी सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। इस केस में क्या होता है, दो लोगों की लड़ाई होती है। अब एक दूसरे को एक्यूज करता है, इसने क्राइम कमिट किया है, लेकिन कोर्ट क्या कहता है, द अक्यूज सस्टेन्ड सीरियस इंजरीज। जिसको आप अक्यूज कर रहे हैं उसके ऊपर सीरियस इंजरीज हैं और प्रोसिक्यूशन उनको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। क्यों नहीं कर पा रहा? तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि जब इंजरीज को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब है कि वो प्राइवेट डिफेंस में एक्ट कर रहा था। अनएक्सप्लेन्ड इंजरीज ऑन द अक्यूज्ड स्ट्रेंथन्स द private defense plea. The principle is particularly relevant when accused raises a plea of private defense and the prosecution's version of events does not adequately account for the injuries suffered by the accused. अगर आप अक्यूज के ऊपर हुई इंजरीज को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं तो कोर्ट को अंदेशा है कि उसने ये सब प्राइवेट डिफेंस में एक्शंस किए होंगे। सेक्शन 41 में आपको मिलता है राइट टू कॉज डेथ इन डिफेंस ऑफ योर प्रॉपर्टी। अभी तक हम बॉडी का देख रहे थे, अब आपको राइट टू कॉज डेथ ऑफ समबडी इन डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी। जब आपको इमीडिएट डेंजर लगता है कि आपकी प्रॉपर्टी पर कोई अटैक होने वाला है, तो वो अटैक खाली प्रॉपर्टी पर नहीं होता, आपके ऊपर भी हो सकता है उससे अटैक। आपको लाइफ का भी डेंजर लग सकता है, क्योंकि एक घर ऐसी जगह है जहां पर इंसान को लगता है कि मैं सेफली रह रहा हूँ। जब कोई आपके घर के पास आता है, आप पर अटैक करने की कोशिश करता है आपके घर के ऊपर, तो आपको इमिनेंट डेंजर अपनी लाइफ का भी हो जाता है। तो क्या आप डिफेंस में किसी इंसान की डेथ कॉज कर सकते हैं अपने घर को बचाने के लिए? कुछ केसेस में हाँ कर सकते हैं। व्हेन द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इज जनरली लिमिटेड टू नॉन फेटल फोर्स। ज्यादातर केसेस में आपको अपनी प्रॉपर्टी की रक्षा नॉन फेटल वेज से ही करनी चाहिए। पर सेक्शन 41 गिव्स स्पेसिफिक एक्सट्रीम सर्कमस्टेंसेस व्हिच कैन बी यूज्ड टू कॉज दैट ऑफ एन सीलिएंट। क्या क्या है? रॉबरी है, हाउस ब्रेकिंग कोई कर रहा है रात के अंदर, रात में कोई आपके घर में आता है, अटैक कर रहा है, तब आप ये यूज कर सकते हैं। मिसचीफ बाय फायर और एक्सप्लोसिव, कोई आपके घर को उड़ाने की कोशिश कर रहा है, कोई आपके घर में आग लगाने की कोशिश कर रहा है। ग्रेव हार्मफुल ट्रेसपास यानी कि थेफ्ट, मिसचीफ और क्रिमिनल ट्रेसपास अंडर द सर्कमस्टेंसेस रीजनेबली कॉजिंग एप्रीहेंशन दैट डेथ और ग्रीवियस हर्ट विल बी कॉज्ड टू द फैमिली मेंबर्स। आपके घर में रहने वाले लोगों को ग्रीवियस हर्ट या डेथ की एप्रीहेंशन है, तब आप उसकी डेथ को कॉज कर सकते हैं। तो सेक्शन 41 में क्या इंपॉर्टेंट है? सीरियस प्रॉपर्टी का क्राइम होना चाहिए, तब आप डेडली डिफेंस को एक्सरसाइज कर सकते हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट सेक्शन पर, सेक्शन 42, कमेंसमेंट ऑफ डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी। आप अपनी प्रॉपर्टी की रक्षा कब से शुरू कर सकते हैं? द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी कमेंसेस व्हेन डेंजर टू प्रॉपर्टी बिगिंस। जैसे ही आपकी प्रॉपर्टी पर डेंजर बिगिन होता है, तभी आपका डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी का राइट शुरू हो जाता है। देयर इज नो नीड टू वेट until actual damage occurs। आपको डैमेज होने तक का इंतजार नहीं करना है। Reasonable apprehension of harm is sufficient to trigger the right. Illustration: A sees B attempting to break into his house at night. A को दिखता है कि B उसके घर में चोरी कर तोड़ने के लिए घुस रहा है। A need not wait until the door is broken. A दरवाजे को टूटने तक का इंतजार नहीं करेगा। जैसे ही उसको पता चला, वो अपना राइट टू डिफेंस यूज कर सकता है। सेक्शन 42 के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? डेंजर होना चाहिए आपकी प्रॉपर्टी के लिए,
जैसे ही आपको उसकी अप्रीहेंशन हो तभी आपका डिफेंस बिगिन कर जाता है। सेक्शन 43 में दिया गया है कंटिन्यूएंस ऑफ डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी। कब तक आपका डिफेंस करने का राइट है प्रॉपर्टी को। The right of private defense of property once it has commenced under section 42 continues as long as the apprehension of danger to the property persists। जब तक कि आपको प्रॉपर्टी पर थ्रेट है, आपको लगता है, तब तक आप उसको यूज कर सकते हैं। and remains available until the threat is fully over। जब तक कि आपको थ्रेट पूरी तरह से ओवर नहीं होती, जब तक कि आपको शांति नहीं मिल जाती कि अब कोई थ्रेट नहीं है, तब तक आप अपना डिफेंस यूज कर सकते हैं। दिस मीन्स राइट में कंटिन्यू अंटिल द कमीशन ऑफ द ऑफेंस हैज सीज्ड, कि आप पे कोई अटेम्प्ट कर रहा था वो फेल हो गया। द ऑफेंडर हैज रिट्रीटेड, जो ऑफेंड करने वाला था वो भाग गया। तो डेंजर टू प्रॉपर्टी इज अदरवाइज ओवर, डेंजर जो था प्रॉपर्टी का वो खत्म हो गया। पब्लिक अथॉरिटीज कैन बी रीच्ड एंड आर अवेलेबल टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन। आपने पुलिस को फोन किया है और पुलिस जब तक नहीं आ जाती तब तक आप इसको यूज कर सकते हैं। जब पुलिस आ गई तो अब आप इसको यूज नहीं कर सकते, तब आप डिफेंस नहीं कर सकते खुद, क्योंकि पुलिस आ चुकी है तो वो काम पुलिस का है। इवन इफ द एग्रेसर हैज लेफ्ट द इमीडिएट विसिनिटी द राइट में कंटिन्यू इफ द स्टोलन प्रॉपर्टी इज स्टिल बीइंग कैरिड अवे। अब भाई आपकी गाड़ी थी, वो उसको चुरा के भाग चुका है या भाग रहा है, तो तब भी आप उसको यूज कर सकते हैं क्योंकि वो आपकी प्रॉपर्टी को लेकर भाग रहा है। ए डिस्कवर्स बी अटेम्प्टिंग टू स्टील हिज बाइसिकल। ए को लगता है बी उसकी बाइसिकल चोरी करेगा। ए गिव्स चेज एंड बी राइड्स अवे विद द बाइसिकल। बी भाग रहा है बाइसिकल को लेकर। द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी कंटिन्यूज अंटिल ए रिकवर्स द बाइसिकल। जब तक कि वो अपनी साइकिल वापस नहीं ले लेता तब तक उसको प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी कंटिन्यू होता है, तब तक उसको प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी का राइट है। बी मेक्स गुड एस्केप with it or police intervene, A may use reasonable force to retrieve his property during this pursuit। अगर भी भाग जाता है या फिर पुलिस इंटरवीन करती है तब तक ये अपनी रीजनेबल फोर्स यूज कर सकता है। 43 में क्या इंपॉर्टेंट है, डेंजर कंटिन्यू होना चाहिए और डिफेंस कंटिन्यू होता रहेगा। आते हैं हम लास्ट सेक्शन पर, सेक्शन 44। इसमें दे रखी है डेफिनेशन ऑफ ऑफेंस। सेक्शन 44 clarifies the word offense in the context of private defense includes any act that would be an offense is committed by a person of sound mind and legal capacity। This is crucial for understanding section 36 where the right exists even against those incapable of committing offense। इसमें क्या important है, practical effect। Even if the attacker is a child, lunatic or intoxicated person, the act is still treated as offense for the purpose of private defense। Generally इन सभी के एक्ट्स को हम पनिश करने के लिए ऑफेंस नहीं मानते, लेकिन जब बात अपने प्राइवेट डिफेंस की होती है तब हम इनको ऑफेंस ट्रीट करेंगे। ये आप देखिए कि हमने माना था कि जब ऑफेंस की डेफिनेशन दे रखी है वो पूरे सेक्शन में एक जैसी चलेगी, लेकिन यहाँ पर क्योंकि अलग इंटरप्रिटेशन दिया हुआ है तो इसमें मीनिंग ऑफेंस का अलग यूज होगा। द डिफेंडर डज नॉट डिपेंड ऑन द अटैकर्स क्रिमिनल लायबिलिटी। सेक्शन 44 सपोर्ट्स सेक्शन 36। द राइट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द एक्ट एंड नॉट द कैपेसिटी ऑफ द एक्टर। सेक्शन 44 में आपको दे रखा है ऑफेंस क्या है, व्हाट वुड बी अ क्राइम इफ डन बाय अ सेन एडल्ट, वो सभी हो गया आपके ऑफेंस। अब हम एक केस डिस्कस करते हैं। ये केस है दयाबाई छगनबाई ठक्कर वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात 1964। इस केस में क्या था कि एक्यूज ने प्लीड किया इंसेनिटी एज ए डिफेंस। एक्यूज ने कहा कि मैं तो एक इंसेन व्यक्ति हूं, तो मुझे जनरल एक्सेप्शन के अंडर डिफेंस मिलना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द एक्यूज नीड नॉट प्रूव अ जनरल एक्सेप्शन बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। जब भी हम देखते हैं कि कोई ऑफेंस हुआ है तो उसे हमें बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव करना होता है ताकि किसी को पनिशमेंट दिलाई जा सके। लेकिन जनरल एक्सेप्शन के केस में ऐसा नहीं होता। इट इज सफिशिएंट दैट द डिफेंस क्रिएट्स अ रीजनेबल प्रोबेबिलिटी। अगर डिफेंस जनरल एक्सेप्शन में मिल जाता है कि रीजनेबल प्रोबेबिलिटी है कि ऐसा हुआ होगा, तो हम उसे डिफेंस दे देते हैं जनरल एक्सेप्शंस के अंडर। इससे क्या प्रिंसिपल एस्टेब्लिश हुआ, द बर्डन ऑन द एक्यूज्ड इज ओनली प्रीपोंडरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज। उसके ऊपर बर्डन है टू प्रूव प्रीपोंडरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी की ज्यादातर प्रोबेबिलिटी है। ये क्या है, अ लोअर स्टैंडर्ड देन प्रूफ ऑफ बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। अगर हम सबसे हार्ड मानते हैं बियॉन्ड रीजनेबल डाउट के प्रूफ को, तो हम प्रीपोंडरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज को एक नीचा दर्जा देते हैं, लोअर लेवल देते हैं। तो ये आपके बीएनएस के सारे जनरल एक्सेप्शंस पर एप्लीकेबल होगा। सेक्शन 14 से 44 तक आपको अगर प्रूव करना है तो आपको बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव नहीं करना है, नियर प्रीपोंडरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज, ये आपको याद रखना है। इसी के साथ हमारे सारे जनरल एक्सेप्शंस खत्म होते हैं। हमने प्राइवेट डिफेंस को भी डिस्कस किया। अब आप इसके रिलेटेड क्वेश्चंस को लगाइए। जनरल एक्सेप्शंस किसी भी एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसीलिए आपकी ड्यूटी बनती है कि आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ें। अगर आप इसको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए देख रहे हैं
अगर आपको इसके आंसर्स लिखने हैं तो आप इसमें कुछ एक्स्ट्रा लिखने की कोशिश करिए। जो हमने पढ़ाया वो तो ठीक है, पर आपको कुछ अपना मटेरियल लेके आना है जो एग्जामिनर को बिल्कुल डिफरेंट लगे आपकी कॉपी में, और वो आपको एक्स्ट्रा 1 से 2 मार्क्स दे सके। आप इसके एमसीक्यूज ज़्यादा से ज़्यादा लगाइए ताकि आपको इसकी प्रैक्टिस हो जाए। दैट्स ऑल। थैंक यू।